नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के मधुबनी जिला में हैं और बता दें कि आज विशेष कवरेज में आप एक आईएएस अधिकारी का इंटरव्यू देखेंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। मुकुंद ठाकुर यहाँ पर बता दें कि बाबू बरही के हैं और उनसे जानेंगे कि आईएएस अधिकारी का सफ़र कैसा रहा। इनका स्वागत करते हैं। मुकुंद जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप इंटरव्यू भारत उदय समाचार पर दे रहे हैं। इससे पहले जब आईएएस आप नहीं थे तो बहुत सारा इंटरव्यू देखना पड़ता है, बहुत सारा इंटरव्यू सुन कर के ही आगे ये करना पड़ता है। इंटरव्यू से आपका कैसा मतलब ये रहा है? जी, तैयारी के दौरान मैं बहुत सारा इंटरव्यू सुनता था और उसमें मैं बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों का इंटरव्यू सुनता था। उनसे समझने को मैं कोशिश करता था कि मैं जो कुछ समझ पाऊँ प्रशासन के बारे में, और पढ़ाई के दौरान भी कुछ टिप्स मैंने सीनियर ऑफिसर्स से सुने थे। इसके अलावा जो भी टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो फॉरेन सर्विस के एम्बेसडर्स हो, उनका इंटरव्यूज़ मैं राज्यसभा टीवी पे सुनता था। तो इंटरव्यू देखना सुनना बहुत ही पसंद है मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। आईएएस बनने के बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, अपने लोकल एज वेल एज नेशनल चैनल में दिए, और जो कुछ हुआ मेरे से, जो कुछ भी पूछा गया मैंने बताया तैयारी कैसे करना है। विशेषकर युवा, अपने जो युवा वर्ग हैं, जो साथीगण हैं, उनको कैसे इस परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, वो मेरा मुद्दा रहता था। मुकुंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, 22 वर्ष की उम्र में आप आईएएस कंप्लीट कर लिए। माँ का कहना था कि कुछ ऐसा करो जिससे सरकारी अधिकारी बन सको। माँ ने ये ऐसा भी नहीं कहा कि आप आईएएस बन जाइए, लेकिन आपने माँ को ऐसा तोहफा दिया जो हर माँ का सपना होता है। जब बच्चा घर में आता है तो ये ज़रूर होता है कि एक ऐसा पढ़ाई लिखाई करे जिससे कि उसका एक मान सम्मान बढ़े, और अपने पूरे परिवार, अपने पूरे गांव का ही मान सम्मान बढ़ा दिया, पूरे ज़िला का मान सम्मान बढ़ा दिया। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जी, बहुत खुशी मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने 22 वर्ष की उम्र में इस परीक्षा को क्वालिफाई किया, और कहीं ना कहीं ये जो है भगवान का एक जो है मैं आशीर्वाद और दोनों वरदान समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सौभाग्यशाली कार्य के लिए चुना। मेरा खुद का मेहनत, परिजनों का आशीर्वाद, अभिभावकों का आशीर्वाद मुझे लगता है कि मुझे इस काम में और इस सफलता के ओर बढ़ाई। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ सभी से। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर सच्चे मन से मेहनत करते हैं और खुद से ऑनेस्ट रहते हैं, खुद से ईमानदार रहते हैं, तो बड़े आराम से इस परीक्षा को सफल करेंगे इस परीक्षा में, और अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को, अपने साथ वालों को एक हिम्मत मिलेगी और एक आशा मिलेगी। तैयारी, फिर जहाँ आप पोस्टिंग हुए हैं, स्थानीय भाषा को सीखना, स्थानीय भाषा में कुछ ट्रांसलेट करना, कैसे वहाँ पर? जी, केरला में आप इंग्लिश आप बोल के काम चला सकते हैं, पर एक जो इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होता है, एक जो प्रोडक्टिविटी होता है, वो अगर आप मलयालम में बातचीत करते हैं तो वो बढ़ जाता है। ये हर जगह के लिए यही सही है कि जो भी अफसर हैं, जो भी ऑफिसर पदाधिकारी आते हैं, अगर वो वहाँ के लोकल भाषा में बातचीत करते हैं तो उनका आउटरीच बढ़ जाता है। जब भी कोई व्यक्ति जो कि गांव से हैं वो आते हैं बातचीत करने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे अंग्रेज़ी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। उनके लिए उनका भाषा ही एक जो है बातचीत का माध्यम है, और वो मुझे केरला में मलयालम में बात करते हैं। तो जब मैं केरला काडर मुझे मिला, जब मैं केरला काडर के लिए मेंटली तैयार हो रहा था, तो मैंने मलयालम सीखना शुरू कर दिया, और मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन और जो सामान्य बातचीत है वो मलयालम में कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है जो लोकल भाषा सीखना एक अपने आप में कला है और सीखना चाहिए। हालांकि इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप अंग्रेज़ी, हिंदी ये भी सीखते हैं तो ये आप अच्छा है, क्योंकि जितना भाषा आप सीखेंगे उतना आप आराम से इफ़ेक्टिवली बाकी लोगों से बात कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी को अपना जो है मानदंड बना के कि अगर अंग्रेज़ी कोई बोलता है तो वो एजुकेटेड है, शिक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी भाषा में बोल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आप किस भाषा में बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और उसी के संदर्भ में जो भी भाषा आपको लगता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे सीखना चाहिए ताकि मैं अपना काम बेहतर कर पाऊँगा, वो भाषा सीखना चाहिए। हम बात करें केरल, जो जहाँ पर आप पोस्टिंग हैं, जो कैसा काम करने का वहाँ पर अनुभव मिला आपको, और किस तरह से वहाँ के जो मतलब कार्य प्रणाली है? केरल में मैं अभी कैलीकट ज़िला में असिस्टेंट कलेक्टर हूँ, सहायक समाहर्ता और सहायक दंडाधिकारी। तो वहाँ पे जो है मुझे काम करने का जो है केरल इकोनॉमिकली, सोशली
रिलेटिवली थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है, थोड़ा आगे है। और ये जो है नीति आयोग का भी हाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स आया था, उसमें केरला टॉप पे था। तो बेसिकली वहाँ पे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का जो है खाने पीने का समस्या नहीं है। वहाँ की जो समस्या है वो कुछ अलग है। वहाँ की समस्या जो है आज के डेट में ट्रैफिक सॉल्यूशन पे है। वहाँ की समस्या जो है कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने की है। वहाँ की समस्या जो है अभी हाल में ही मैं जब यहाँ आया, उससे पहले जब मैं केरल में था तो मैंने एक टेंडर पास किया था इनोवेशन लैब के लिए, जिसमें हम लोग रोबोट और ड्रोन खरीद रहे थे इनोवेशन लैब के लिए, ताकि 11th 12th 9th 10th के जो बच्चे हैं स्कूल में उन्हें साइंस से अवगत कराया जाए। तो काम कुछ अलग है। काम प्रशासन व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, हर जगह ही अच्छा है। केरल को मैंने देखा है, इसलिए मैं केरल के बारे में बोल पा रहा हूँ। और लोग बहुत प्रोएक्टिव हैं, लोगों को अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। लोग अपने अधिकार को समझते हैं, जानते हैं। और अफसर भी, जितने भी पदाधिकारी है, उसी तरह उन राइट्स को उनको दिलाने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। आप मधुबनी में पढ़े लिखे हैं या? जी, मैं अपना क्लास 5th तक मैं मधुबनी में राजनगर में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस सैनिक स्कूल का क्वालिफाई किया, जिसमें मुझे सैनिक स्कूल गोलपाड़ा असम में एडमिशन हुआ। असम में मैंने 10+2 किया सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में, और उसके बाद मैंने फिर से अपने मेरिट पे दिल्ली विश्वविद्यालय में PGDAV कॉलेज में मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ऑनर्स किया। IAS के लिए आपने कहाँ से तैयारी किया, कितना समय लगा, किन लोगों का सपोर्ट मिला, कैसे? IAS के लिए मैंने दिल्ली में ही, जब मैं कॉलेज में 2nd ईयर में था, उस टाइम मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। और 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद भी मेरा एज 21 नहीं पूरा कि 3 वर्ष में 1 वर्ष मेरा परीक्षा को समझने में ही चला गया। और खुद IAS बनने से पहले मेरी किसी भी IAS IPS से बात नहीं हुई थी, तो सब खुद ही करना पड़ा था। लेकिन मैं YouTube पे जितने भी टॉपर स्टॉक हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, वो सब सुन के मैं चीज़ों को समझने का कोशिश करता था। और मुझे लगता है कि 1 साल समझने में लगने के बाद 2 साल मैंने प्रॉपर IAS का जो होता है प्रॉपर प्लान से पढ़ाई किया। और इसमें कुल मैं 6 से 8 घंटा पढ़ता था नॉर्मल टाइम में। हालांकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस के टाइम में मैंने 12 से 14 घंटा भी पढ़े, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने के लिए था जब मेरा मेंस आ रहा। यूट्यूब से जो है बहुत सारा सहायता मिला मुझे। मैं यूट्यूब पे राजसभा टीवी में देखता था, और राजसभा टीवी पे जो है मैं बहुत सारा प्रोग्राम देखता था, जैसे कि बिग पिक्चर हो गया, उसके बाद डेली न्यूज़ हो गया। उसके अलावा मैं यूट्यूब पे जो टॉपर्स टॉक होते हैं, जो बहुत सारे टॉपर्स लेक्चर दिया है, जैसे मैंने भी बहुत सारे टॉपिक कैसे तैयारी करें उस पर लेक्चर दिया है, वो मैं टॉपर्स का सुनता था। और उसके अलावा तैयारी कैसे करना है, ऐसे कैसे लिखना है, कोई चीज़ न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इमीडिएटली उसको यूट्यूब में 2 मिनट 3 मिनट का क्लिप देख लेता था। तो सारे फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज थे, किसी भी यूट्यूब पे देखने के लिए आपको पे नहीं करना था। और काफ़ी इफेक्टिव रहा मेरे प्रिपरेशन में यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आधुनिक ज़माना के IAS हैं आप, जहाँ सभी के हाथ में सोशल मीडिया है, सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, सभी के घर में वाईफाई लगा हुआ है। कितना बदलना चाहेंगे और कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है? मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये जो है डबल एज सोर्ड है, 2-धारी तलवार है। आप इसको अपने फ़ायदा के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अपने नुकसान में भी ये आपको जो है नुकसान दायक भी हो सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मुझे इसे पॉजिटिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जामिनेशन यूज़ करना है। आप इंटरनेट का या लैपटॉप का, मोबाइल का इस्तेमाल आप व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाने के लिए ना करके आप किसी टॉपर स्टॉक चलाने के लिए, कोई मैगजीन पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। और आप इसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए यूज़ कीजिए, कुछ आर्टिकल पढ़ने के लिए यूज़ कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मदद करेगा। लेकिन अगर वही आप घंटों घंटों फेसबुक इंस्टाग्राम पर बिताएंगे तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे। और मैं अपने निजी जीवन से अगर खुद का एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने पूरे लगभग 2 साल तक इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैंने छोड़ रखा था। व्हाट्सएप लिमिटेड यूज़ होता था, वो भी मैंने 10-10 दिन, 12-12 दिन के लिए डिलीट करके रखता था, उसके बाद कभी डाउनलोड करके देख लिया। फ़ोन भी मैं बहुत कम इस्तेमाल करता था, और फ़ोन का हमेशा जो है स्क्रीन को नीचे की ओर रखता था साइलेंट मोड पे, ताकि कुछ भी मैसेज आए तो मुझे उस बीप से डिस्टर्ब ना हो, ताकि मैं अपना 3 घंटे का जो शेड्यूल है वो बड़े अच्छे से कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कब से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं?
आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद, हालांकि मुझे जहाँ तक याद है मैंने जब मेंस दे दिया था उसके बाद मुझे काफ़ी स्पेयर टाइम मिल गया था, काफ़ी टाइम था, तो उस टाइम में मैंने एक्टिव किया था अपने सारे अकाउंट्स को। और एग्ज़ाम निकलने के बाद मैं थोड़ा बहुत अपने काम को शेयर करने के लिए कुछ बुक्स मैं पढ़ता हूँ, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे उसका रिव्यू लिखता हूँ ताकि और भी लोग पढ़ सकें। कुछ अच्छे फिल्म मैंने देखी उसके बारे में लिखता हूँ, कुछ काम हुआ या कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया वो सब मैं शेयर करता हूँ। तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी आउटरीच बढ़ जाता है, लोगों को तक आप अपना मैसेज पहुँचा सकते। आज के समय में अधिकतर लोग सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक या यूट्यूब, जो भी चलाते हो, अधिकतर समय दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग कहाँ परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को? मुझे लगता है कि आप जो है इन सब चीज़ों को जो है अपने काम में जो है मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों में बस इसलिए ना यूज़ करें क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे हॉबीज़ आप परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपका किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं, जैसे गिटार बजाना हो गया, कैसियो हो गया, जो बहुत सारे यंत्र हैं आप सीख सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स परस्यू कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई और काम नहीं है, आप बोर फील कर रहे हैं, इसलिए इस्तेमाल नहीं करें। आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में, हिंदी में हैं, तो उनको पढ़िए। और लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करें फॉर द पर्पस। जी, जैसे लोगों का नेचर हो गया है आजकल, लोग इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंस जो मैसेज है वो देखना छोड़ दिए हैं। आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जो मैसेज करते होंगे, या मैसेज से आपको अटैच रहना पड़ता होगा, ग्रुप से अटैच रहना पड़ता होगा, इस वक्त आपने क्या देखा अभी तक के सोशल? व्हाट्सएप पे आजकल काफ़ी ऑफिशियल वर्क्स हो रही हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, मीटिंग के लिंक शेयर होते हैं, बातचीत होती है। व्हाट्सएप पे मुझे जो है काफ़ी इफेक्टिव गवर्नेंस का जो है एक प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ काम मैं शेयर करता हूँ अपना, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स हैं या मेरे साथी हैं वो देखेंगे कि क्या काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल वर्क वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अननेसेसरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग को नहीं भेजना चाहिए। अननेसेसरी फॉरवर्ड्स को अवॉइड करें आप। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है तभी भेजें। फेक न्यूज़ और जो भी जो है न्यूज़ है, जो गलत न्यूज़ है, उसके फॉरवर्ड करके खुद को और दूसरे को भी बेवकूफ़ बनने से बचाएं। फेक न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें और अननेसेसरी किसी को मैसेज ना करें। काम है तो बहुत संक्षेप में, बहुत 2-3 लाइन में लिख के भेज दें जो भी काम है, और लोग इफेक्टिवली उसका समाधान निकालेंगे। आज के समय में अगर सोशल मीडिया के ज़माने आपको किसी को मैसेज शेयर करना है या किसी को मैसेज देना है, तो सरकार के दृष्टिकोण से क्या अच्छा है? सरकार के दृष्टिकोण से जो है, जो भी जो है कॉन्फिडेंशियल वर्क है वो सोशल मीडिया पे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, खैर मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ चीज़ों को, तो सेंसिटिव फाइल, सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल मैटर सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो आज भी जो है क्लोज डोर मीटिंग में डिसाइड होती है। और वजह ये है कि बहुत सारे हैकिंग प्लेटफॉर्म्स है, डेटा कहाँ से लीक हो जाएगा उस चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बिना किसी गैजेट्स के बातचीत होती है, जो भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और जो जनरल जो रूटीन वर्क है वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के थ्रू आप रूटीन वर्क डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट पे क्या अपडेट चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा। लेकिन कुछ अगर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी की बात हो तो सोशल मीडिया, मेरी जहाँ तक मेरी समझ है, अवॉइड करना चाहिए और क्लोज डोर मीटिंग में डिस्कशन बेहतर है। चलिए, सोशल मीडिया के बारे में अच्छा आपने जानकारी दी है लोगों को। अब हम सवाल करते हैं आपसे फिर से पुनः केरल के बारे में, कि केरल जाने के बाद जब आपका वहाँ पर पोस्टिंग हुआ, कैसे स्वागत किया गया, कैसे वहाँ पर लोगों ने आपसे मतलब संपर्क? केरल जाने के बाद मैं अगर सच बताऊं तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि कैसे क्या होगा। हालांकि मैं विशाखापट्टनम तक ही गया था, उससे आगे मैं नहीं गया था, तो थोड़ा मन में था कैसे क्या होगा। लेकिन मैंने केरल को अपने टॉप चॉइस में भरा था। केरला जो है मेरा टॉप 5 चॉइस में था और मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे काफ़ी पसंद आएगा। गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान का देश कहा जाता है केरला को, और नेचर वाइज बहुत सुंदर है, तो मैं बहुत उत्साहित था। और आज मैं खुशी से कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे जो है बहुत अच्छा लगा। लोगों का जो बातचीत था, जो स्वागत था और जो एक्सेप्टेंस था वो बहुत अच्छा था। मुझे कहीं भी फील कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी अन्य राज्य से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक चीज़ थी, मुझे लगा कि अगर मैं मलयालम सीख लूँगा तो मुझे और जो है इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन में मदद होगा, जो कि मैं सीख रहा हूँ। और जैसे आप अगर मलयालम बोलते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, कहीं के भी लोग हों अगर आप उनके भाषा में बात करते हैं
तो आप भी वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। तो वो चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, मलयालम सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ। तो और कोई किसी भी प्रकार का बाधा नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। केरल के बारे में जी, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत खुश थे कि देश का जो है एक बहुत ही अच्छा राज्य में बेटा का पोस्टिंग हुआ है। उन्हें कभी भी संकोच नहीं हुआ और उन्होंने किसी को ढूंढा भी नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पे, जहाँ तक हम लोग जानते हैं हमारे कोई भी रिश्तेदार नॉन के नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये अधिकतर एक नेचर तो है कि जी, ऐसा कुछ बिल्कुल। होता है तो लोग बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग में आते हैं कि हाँ। कोई है अपना क्या वहाँ पे। हाँ, वो स्वाभाविक है, सोचते हैं कि कोई रहेगा तो खान पीन में, रहने में दिक्कत या जगह को जानने में करेगा। लेकिन फिर एक और बात हो जाती है, जब आप इस स्तर पे आते हैं, जब आप भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा भाव से आप जाते हैं, चाहे वो भारत का किसी भी कोना हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कहीं भी हो, आप देश के किसी भी कोना में अपना सेवा देने के लिए, जहाँ भी आपका भारत सरकार नियुक्ति करेगी, आपको जाना है, सेवा देना है। और मैं भी उसी भाव से गया था कि अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जो कुछ होगा, जो भी मेरा रोल होगा, उससे भी आगे बढ़ के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। तो काम में व्यस्तता लगी रहती है, तो कभी ये पता नहीं चलता है कि कहाँ है, नहीं है। और एक जो है एक नया कल्चर, एक नया संस्कृति, एक नया जगह देखने को मिला, तो ये भी अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दक्षिण भारत में, जो अपने दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुमा था और इसीलिए मैंने केरला डाला था टॉप प्रेफरेंस में, ताकि मैं केरल जाऊं और वहाँ पे जाके देखूं कि कैसा क्या है, ऐसा कैसे गवर्नेंस वहाँ पे है कि केरला आपको लगभग 90% रिपोर्ट में केरला आपको टॉप पे मिलेगा। तो यही चीज़ देखने सीखने का उत्साह था और उसी के साथ मैं गया। जब आप वहाँ पहुँचे थे केरल में, एक ऐसे व्यक्ति आए जिनका आधार कार्ड नहीं बन रहा था, काफ़ी वो परेशान थे, कैसे डिसीजन लेना सीखे? चलिए, पढ़ाई तो एक अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई लिखाई किया, आपने मेहनत किया, अनुभव कहाँ से लाते हैं? 22 वर्ष का उम्र एक युवा जिसको अपर समाहर्ता का पद मिला है और उसे ऐसा डिसीजन लेना है कि पब्लिक का जिसमें भला हो या पब्लिक का जिसमें सहायता मिल सके सरकार की तरफ से। तो एक छोटा सा काम था जिसको मतलब छोटा सा काम ही कह सकते हैं, आधार कार्ड। जी, जी। तो हमें कैसे सहायता किया वहाँ पर? ये जो है ट्रेनिंग हमारी जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लवासना मसूरी में बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको बहुत कुछ बताया जाता है, हालांकि वो थ्योरेटिकल होता है। प्रैक्टिकल जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको खुद ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग जो है वो सबसे बड़ा जो है वन ऑफ द मोस्ट टॉप क्वालिटी में ब्यूरोक्रेट का आता है, किसी भी अफसर का, पदाधिकारी का है कि आप डिसीजन कितना जल्दी लेते हैं। तो जब भी मैं किसी जगह पे जाता हूँ, कुछ समस्या आता है, तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। और मुझे लगता है कि अपने देश में जो है लॉ बहुत अच्छे से बनाया गया है। आपको शायद ही कोई ऐसा काम मिलेगा जिसके लिए कानून ना बना हो। तो मैं कानून पता करता हूँ और जो भी अफसर होते हैं, मेरे नीचे पदाधिकारी हैं, जो भी अफसर हैं, मैं इमीडिएटली उनको अपना जो है अपना ऑर्डर पास करता हूँ कि आपको आज के आज ही इसको कंक्लूड करना है, इसको जो है नेसेसरी एक्शन दिलवाना है। वो कहानी क्या था? जी, जो आधार की आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक जो है मॉडल बर्ड्स स्कूल, हम लोग दिव्यांग के लिए एक स्पेशल टाइप का स्कूल बना रहे थे कैलीकट जिला में, और वहीं पे मैं लैंड एक्विजिशन, लैंड साइट पे गया था, उसको खाली करा के हम लोग लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाने रहे थे। तो तहसीलदार आने में थोड़ा विलम्ब हो रही थी, तो तब तक मैं आसपास के लोगों से बात करने के लिए मैं था, मेरे साथ मेरे पीए थे और भी लोग जो थे, बहुत सारे सरकार के अलग अलग विभाग के लोग थे। तो मैं जब बात किया तो एक ट्राइबल परिवार के लोग वहाँ पे थे। तो मेरी बातचीत में, हालांकि मैं मलयालम में डायरेक्ट बात नहीं कर पाया, तो जो मेरे साथ मेरे पीए थे वो कन्वर्सेशन में मुझे बता रहे थे। तो मैं देखा कि एक जो है बुजुर्ग उम्र के नेत्रहीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे पूछा कि आपको सब कुछ मिल रहा है? तो उन्होंने बताया हाँ, खाना पीना सब मिल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ सरकारी जो है लाभ से वो वंचित रह पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। और बात कुछ ऐसा था कि जब उनके पास आधार कार्ड नहीं था तो मैंने पूछा क्यों नहीं है, तो वो बताए कि उनका जो है आइरिस स्कैन जो होता है आधार में, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो उनके आंख में कुछ समस्या थी, वो देख नहीं पाते थे, तो प्रॉपर स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इमीडिएटली जो है मेरे स्टेट केरला के जो डिस्ट्रिक्ट में आईटी मिशन हेड हैं, मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि प्रावधान है, आप उस केस में भी आधार बनवा सकते हैं। तो वहीं पे मैंने उनको पूरा प्रोसीड्यूर बता दिया और उनसे मैंने एप्लीकेशन लेके जो भी नेसेसरी हेल्प हो सकता था मैंने पास कर दिया। जिस सेंटर पे जाना था वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया और उनका आधार बनवाया गया। तो ये जो है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर किया कि बहुत बार क्या होता है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता रहता है। उन्हें जो है किसी सेंटर से लौटा दिया गया कि नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है, और वो समझते हैं कि अब तो हो ही नहीं पाएगा।
लेकिन अगर आप एक और स्टेप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और वहीं पे जो है पदाधिकारी, आपके कोई भी अफसर हो, ये काम करने का मौका मिलता है कि एक कदम और आगे बढ़े, 2 कदम और आगे बढ़े, शायद आपको वो रास्ता दिख जाए। तो वही रास्ता दिखना और लोगों को दिखाने का कार्य है। मैं एक सवाल और आपसे इसी बात पर करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप पब्लिक क्षेत्र में जाते हैं तो एक बड़ा इसमें है कि कहीं जातीय दंगा भड़क गया, या कहीं पर चुनाव चल रहा है, या कहीं पर ऐसा है, तो फिर ऐसे में कैसे ये करेंगे? मुझे लगता है कि जो भी अफसर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो संविधान हम लोग के लिए जो है, अपने भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, और उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, आर्टिकल 14, 15, 16, आगे भी बहुत सारे, उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको किसी भी जाति, धर्म, नस्ल या किसी के जन्म स्थान पे भेदभाव नहीं करना है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एज ए ऑफिसर मैं इन सब कलेक्टर, अभी मैं सहायक समाहर्ता असिस्टेंट कलेक्टर हूँ कैलीकट में, तो इसका बहुत सिंपल सा है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। देखना है आपको कि कानून क्या कहता है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, दैट सेज, कानून क्या कहता है, और कौन जो है सबसे ज़्यादा हकदार है, उस पर आपको देना है कि सही लोगों को सही चीज़ मिलना चाहिए, और किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस या प्रेशर में आके हम लोग काम नहीं करते हैं। और जो भी सही हकदार होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें उसको देना होता है, उस पर काम करना होता है। तो मुझे नहीं लगता कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सोच भी आती है। जो सही होगा वो करना है, जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा, जो नियम कहेगा, वो करना है। ये मतलब नहीं रखता है कि कौन एक्स पर्सन के पास जा रहा है, वाई पर्सन के पास जा रहा है। इस चीज़ एज ए अफसर, जहाँ तक मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं आता है। जो सही है, जो कानूनी तौर पे सही है, बस उसी काम को करना है। मुकुंद जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि एक IAS अधिकारी जब आप बन गए हैं, जो पूर्व का जो आपका जीवन रहा है, दोस्तों के साथ खेलना या फिर नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे होते हैं छात्र जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है, परिवार से मतलब होता है, या फिर दोस्तों से भी मतलब रखते हैं, खेलते हैं, और इन सभी चीज़ों को करते हुए पढ़ाई करते हैं। आपने क्या किया? मैं भी इन सभी चीज़ों को करते हुए पढ़ाई किया, और मैं कुछ मित्र के साथ रहता था अपने फ्लैट में। वो मित्र और हम लोग सब साथ ही रहते थे। दिल्ली में जो है अपना कमरा लिया हुआ था हम लोगों ने, और हमेशा जो है पढ़ाई के बाद साथ खाना, साथ उठना, शाम को साथ थोड़ा घूम लेते थे, और सभी दोस्तों से टच में रहता था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी 13-14 साल से हम लोग मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं। तो दोस्तों से बात करके मैंने तैयारी किया, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि पूरे टाइम पढ़ रहे हैं। मुझे अब लगता है कि समय बदल गया है। अब वो टाइम नहीं है कि आपको जो है 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना है। आप डिसेंट पढ़ाई करें, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें, और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं, अपने हॉबी परस्यू कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड से सिमिलर टॉपिक पे बात करें। अब आप UPSC का तैयारी कर रहे हैं और अपने फ्रेंड से आप जो है PUBG का बात करेंगे, तो वो जो है थोड़ा मिसमैच हो जाता है। तो आप UPSC वाले फ्रेंड से UPSC की बात करें, या नॉन UPSC भी फ्रेंड है तो कुछ नेशनल टॉपिक, इंटरनेशनल टॉपिक, हंसी मजाक के साथ ये सब भी डिस्कस करें। ये बहुत ज़रूरी है। चैनल के माध्यम से सबसे ऐसे दोस्त जो खास होंगे, जिनको आप याद करेंगे, और कुछ ऐसा खास हुआ होगा जीवन में जो काफ़ी आपको याद आता होगा, या फिर जब दोस्त रहते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है जब भावनात्मक रूप से लोग कभी ऐसे जुड़ते भी हैं, तो अब थोड़ा कम समय आपके पास मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से उन दोस्तों को क्या कहना चाहते हैं, या फिर क्या याद कर रहे हैं? मेरे कुछ मित्र थे, बहुत करीबी मित्र हैं, जैसे कि प्रवीण हैं, सुमित हैं, ये लोग बहुत करीबी मित्र थे, हमेशा साथ रहे। मेरी एक फ्रेंड है, आयुषी नाम है, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे जो है हमेशा सपोर्ट की, और बहुत ज़्यादा जो है हमेशा मदद, जहाँ पे भी लगता था UPSC की तैयारी में हम लोग सभी साथ थे, तो एक दूसरे से मिल के बातचीत करते थे। बाकी फ्लैट्स में जो है रोशन था, रोशन है, अभी रोशन है, कुणाल हो गया, ये सब सारे मित्र जो हैं बहुत मदद करते थे, मोटिवेट करते थे। तो यहाँ पे मैं जो है अपने सारे मित्र का बहुत थैंक्स बोलूँगा। स्पेशली मेरी जो फ्रेंड आयुषी थी, उन्होंने मेरा काफ़ी मदद किया। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो वो सपोर्ट करते थे, तो मैं उनको भी जो है इस चैनल से, मुझे लगता है पहली बार मैं अपने सारे मित्रों का नाम ले रहा हूँ, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम बात कर लेते हैं पढ़ाई की।
मुकुंद जी कितना घंटा पढ़ाई किए, एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए और कितना फोकस करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया 6 से 8 घंटा एक जो है डिसेंट टाइम है पढ़ने के लिए, और इसके अलावा न्यूज़पेपर में 2 घंटे, तो टोटल 10 घंटा अगर आप हर रोज़ पढ़ते हैं 1 से 1.5 साल के लिए, तो आप जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 2 साल अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप जो है बहुत अच्छे से इस पेपर को दे पाएंगे। तो 2 साल की मेरी तैयारी थी, 6 से 8 घंटे, और इसके अलावा न्यूज़पेपर टोटल 10 घंटे दिन में मैं पढ़ता था। और मैंने एक प्लान बनाया था, उसमें मैं जो है 3+2+3 फार्मूला यूज़ करता था। 3 आवर्स इन वन सीटिंग, देन अगेन 2 आवर्स फॉर अनदर सीटिंग, एंड देन अगेन 3 आवर्स फॉर अनदर सीटिंग। तो 8 घंटा का मैं अपना पढ़ाई करता था और उसको जो है हर रोज़ फॉलो करता था। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ता था। सबसे बड़ी बात बता दें कि पढ़ाई करते वक्त जब 8 घंटा पढ़ाई करते हैं तो किन कठिनाइयों के साथ पढ़ाई किए आप? बिजली की समस्या या फिर कोई ऐसा काम जो आपको करना पड़ता होगा परिवार का, उस बीच में छोड़कर पढ़ाई को, कठिनाइयाँ कितना हुई, इन सभी बातों का? कठिनाइयाँ बहुत थी, कठिनाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब घर में पापा जी का जॉब नहीं था तो बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज आते थे। इसी वजह से जो है मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख 2 लाख दे के मैंने नहीं पढ़ाई किया। और इसके अलावा जो है एक जो है हमेशा लिमिटेड रिसोर्स था, कुछ भी खरीदना हो, कपड़े खरीदने हो, तो लिमिटेड रिसोर्स था। लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि पढ़ाई पे जो है मेरे माता पिता दोनों जो है भरपूर सहयोग किए। मुझे कपड़ा के लिए भले ही एक बार बोल देंगे कि मत लो अभी, लेकिन किसी भी किताब के लिए, किताब खरीदने के लिए मैं कभी नहीं सोचता था, चाहे वो 1000-1500 का ही किताब क्यों ना हो। मेरे जब भी मुझे पापा जी पैसा भेजते थे तो सबसे पहले मैं बुक खरीदता था उससे, उसके बाद कुछ खरीदता था। और उस टाइम पे, उस दौर पे एक नशा भी था, जो मन करता था कि कितना पढ़ लें, क्या पढ़ लें। तो एक अलग दौर थी, एक अलग मज़ा था, उत्साह था। लेकिन हाँ, कठिनाइयाँ होती थी और कठिनाइयाँ फाइनेंशियल होती थी। हालांकि मैं दिल्ली में जब कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज में था तो घर के काम में ज़्यादा मैं नहीं उलझता था, और बाकी जो यहाँ पे जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सारे चाचा के बेटे हैं, वो लोग बहुत मदद करते थे, तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट। जी, मेरे भैया लोग हैं, राहुल भैया हैं, प्रेम भैया हैं, मेरे से छोटा भाई है राम जी है, बाबुल है, और सबसे छोटा भाई देव जी है। तो सभी लोग जो है बहुत मदद करते थे। मेरे एब्सेंस में भी कभी फील नहीं हुआ कि जो है हम लोग अलग हैं, और जितने भी काम हो पापा जी में को भरपूर सहयोग मिला। जो भी दीदी का शादी हो, ये सब हो, तो सभी का मदद मुझे लगता है, दोस्त, साथी, परिवार, अभिभावक, सबका जो है, किसी का भी जो सफलता है, मुझे नहीं लगता है वो सिंगल सफलता होता है। सभी का जो है सामूहिक मदद, किसी का ज़्यादा किसी का कम, मित्रगण में भी होके ही कोई आदमी सफल होता है, और खुद का प्रयास, खुद का मेहनत तो है ही। तो क्या आप इस पर किसी छात्र के परिवार से अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको सपोर्ट मिला है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी काम में जुड़े हुए हैं, किसी मिशन में जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ताना मारते हैं कि भाई ये काम नहीं किया, वो नहीं, जबकि उनको पता है कि ये मिशन में है। तो ऐसे छात्रों के परिवार से या उनके दोस्तों से अनुरोध करना चाहेंगे आपको? जी, मैं ऐसे सभी छात्रों, उनके अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि अगर सबका एक सही टाइम आता है, जब वो शायद 1 साल 2 साल के लिए वो अंडरग्राउंड होके पढ़ाई करना चाहता है, ऐसे समय में मैं बोलूँगा कि आप अगर परिवार में उसके भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनको पढ़ने का अवसर दें, उनको मौका दें। सबके लाइफ में जो है वो टाइम आएगा, उसमें मदद करें। हो सकता है वो कर लें, और हो सकता है नहीं भी निकले तो भी आपको जो है उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, नहीं भी निकलना। प्रयास अपने आप में, यूपीएससी ऐसी परीक्षा है कि अगर कोई सिलेबस भर मात्र निकाल के देख ले एक साथ, तो कोई भी काँप जाए। मैं क्वालिफाई कर गया, अच्छे रैंक आ गए, लेकिन आज भी जब मैं यूपीएससी का सिलेबस देखता हूँ तो मुझे कभी कभी खुद में आश्चर्य लगता है कि क्या मैं इतना पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लिया। तो ये बहुत भारी परीक्षा है, सभी को, या छोटी भी परीक्षा हो, मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो है पूरा समाज का स्तर ही है, एक दूसरे का सामाजिक प्राणी हम कहलाते हैं, मदद पे टिका हुआ है। और ताने मारने से जो है बचना चाहिए, और जो खुद तैयारी कर रहे हैं उनको तो ताने का ध्यान भी नहीं रखना चाहिए। और बाकी लोगों को, मैं अपने आप को थोड़ा इसमें लकी मानता हूँ, सौभाग्यशाली हूँ
कि मुझे याद नहीं है कोई मुझे डायरेक्ट ताना मारा, क्योंकि मैं वो मौका नहीं दिया। मैं अपने पहले ही प्रयास में ग्रेजुएट होते ही जो मिनिमम एज होता है उसी में क्वालिफाई कर गया। लेकिन जिनका नहीं होता, आप तानों से परेशान नहीं होइए, आपका टाइम आएगा, आपका जो है वक्त आएगा, और उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर डिस्ट्रैक्ट ना हो, बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, अपने माता पिता से जुड़े रहिए, आशीर्वाद लीजिए, और उन वो जो बोलते हैं उनका ध्यान दीजिए। बाकी दुनिया का जो है बहुत ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। चलिए एक सवाल इसी पर, कुछ छात्र ऐसे भी हमने देखे कि डरते हैं, वो उनको जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, पढ़ने से ही लगता है कि क्या पढ़ें। ऐसे भी छात्र हैं जिनको लगता है कि भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उनको ना एक जैसा अंधेरा जैसा लगता है। जैसे कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो लगता होगा कि ये कैसे इंटरव्यू होगा। ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश है आपका? सबसे पहले देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, बहुत बार हम लोगों ने सुने हैं, और पर मैं इस एग्ज़ाम निकालने के बाद आप सभी को जो है बता सकता हूँ कि वही राज है। आपको जो है दुनिया आप में क्या विश्वास कर रही है वो मतलब नहीं है, आपको जो है खुद में विश्वास रखना है, और खुद का विश्वास ही आपको कामयाबी दिलाएगी। क्योंकि जब आप पेपर लिखेंगे उस समय आपके माता पिता, दोस्त, अभिभावक, मित्र, भाई बहन कोई नहीं होंगे, आप अकेला उस हॉल में बैठे रहेंगे और आपको क्वेश्चन लिखना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत फेमस है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप खुद को इतना स्ट्रांग कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि जब डी डे हो, जब डे ऑफ जजमेंट हो, उसमें जो है आप इतना स्ट्रांग हो कि आप चूज करें, आप ये रैंक लाइए कि आप चूज करें कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। मेरी जो रैंक थी 54 रैंक थे, उसमें जो यूपीएससी की कोई भी सर्विस मैं अपने चॉइस से चूज कर सकता था, वो रैंक थी। इस लेवल का आपका मेहनत होना चाहिए, और बाकी चीज़ों को नहीं सोचिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, खुद से ऑनेस्ट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, और आप कामयाबी जरूर पाएंगे। डरते क्यों हैं? डरना स्वाभाविक है, क्योंकि आप भारी एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन रेट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देश के जो सबसे अव्वल दिमाग आप कहेंगे, एक तरह से कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये लोग आते हैं। लेकिन कुछ तो डर के छोड़ भी देते हैं, सोचना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं, ये चीज़ गलत है। शब्दों में जी, ये चीज़ कभी नहीं करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम ही तो है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसका तैयारी मात्र आपके ज़िंदगी को जो है बदल सकती है। आप अपने समाज को, आप अपने देश को, आप संविधान को, आप इतिहास को बड़े अच्छे से समझ के एक अच्छा नागरिक बन जाएंगे। अगर एग्जाम नहीं निकला तो क्या हुआ, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारा एग्जाम जो है, ईपीएफओ हो गया, सीएपीएफ हो गया, बहुत सारा एग्जाम है जो आप बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है कहीं पे भी। मुकुंद जी ने किन किताबों का अध्ययन किया, मुकुंद जी ने किन चैनलों का अध्ययन किया, जिससे जो लोग इंटरव्यू देखेंगे, जो लोग चाहेंगे कि मैं मुकुंद जैसा बनना चाहूँ, उनको? जी, किताब की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन जो कुछ कॉमन विषय हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। पॉलिटी के लिए और स्पेक्ट्रम है, वो दोनों पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा मैंने पढ़ा था, और रमेश सिंह 2 बुक हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए संकट आईएएस एकेडमी की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए संकट आईएएस एकेडमी की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। चैनल्स में मैं मृणाल पटेल करके एक यूट्यूब चैनल है, फ्रीली अवेलेबल है, नथिंग पेड। आप उससे मैंने हिस्ट्री का पढ़ाई किया था, थोड़ा बहुत मृणाल सर के वीडियोस मैंने इकोनॉमिक्स के देखे थे, और इसके अलावा मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी वहाँ से पढ़ी थी। जहाँ तक करंट अफेयर्स का बात है तो मैंने विजन आईएएस का करंट अफेयर्स पढ़ा था, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। विजन आईएएस कोई भी चार्ज नहीं करती आपको, उनके वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज का मैं यूज़ करता था। और न्यूज़ देखने के लिए मैं स्ट्रिक्टली राज्यसभा टीवी। मुकुंद जी, मम्मी और पापा खासकर बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या सहयोग मिला, कितना सहयोग मिला, और उनका क्या इच्छा था, वो क्या चाहते थे और आपने क्या कर दिया? एक महत्वपूर्ण बात और है कि पढ़ाई के समय में जब बच्चों के पास
एक पेंसिल के लिए भी दिक्कत होता है, या पेंसिल पर्याप्त होता है, या किताब बुक की भी ज़रूरत होती है। तो मम्मी पापा ने कहाँ से लाया, क्या सहयोग किया, इन सभी का? मम्मी पापा का जो था सहयोग हमेशा से था। एक चीज़ जो मैं देखा मम्मी पापा में, वो हमेशा पढ़ाई के लिए, सभी बच्चों के लिए, दीदी लोगों के लिए भी तत्पर रहते थे पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरी मम्मी जो थी वो पहले प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थी, और जब मेरी दीदी यहाँ पे पढ़ने आई तो उन लोगों को कठिनाई होता था खाना वगैरह बनाने में या रहने में, तो मम्मी को छोड़ के वहाँ से यहाँ आना पड़ा, और उसके बाद साथ में रह के सबको पढ़ाना ये सब था। और मुझे भी बचपन से ही थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने मधुबनी भेजा था। मधुबनी में मैंने LKG UKG वगैरह मैंने पढ़ाई की थी। तो एक जो है सजग परिवार जो है शिक्षा को लेके मिला। और पापा जी का जो था हमेशा, जहाँ तक कि कुछ बनने के बात थे, तो उन्होंने कभी क्लियर नहीं कहा कि बेटा IAS बनो, जो फैक्ट बात है, कभी भी नहीं कि IAS बनो। मैंने चुन के उनको बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसमें बोले ठीक है। पापा जी कभी भी जो है पढ़ाई के लिए कभी भी जो भी आर्थिक रूप से हो, जहाँ से भी होता था देते थे, स्ट्रगल करके ही सही। और मम्मी भी हमेशा मदद करते थे, थोड़ा नज़र रखते थे कि पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है, नहीं, ये तो अभिभावकों का होता ही है, वो रखते थे, लेकिन भरपूर सहयोग मिलता था। इसके अलावा मेरे जो है मामा जी बहुत मदद किए। मेरे मामा जी का नाम है बड़े मामा कन्हैया झा, श्री कन्हैया झा, और छोटे मामा श्री दिलीप झा। इन दोनों ने, बड़े मामा जी भी और छोटे मामा जी दोनों, बहुत मदद किए। जब भी कोई आर्थिक रूप से कुछ होता था तो छोटे मामा हो गए, बड़े मामा हो गए, दोनों जो है अपना सपोर्ट करते थे। घर में आर्थिक रहता था तंगी, आर्थिक प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि जब भी घर में 3 बड़ी दीदी हो तो पढ़ाई के साथ साथ शादी विवाह का खर्चा सब कुछ, और पापा जी का नौकरी नहीं था, तो ये सब दिक्कत रहता था। लेकिन नानी घर से बहुत सपोर्ट मिला हम लोग को, जो है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मामा जी लोग हमेशा अपने परिवार की तरह जो है मदद किए, तो इससे जो है थोड़ा आसानी हो जाती थी। और बाकी यही चीज़ मन में था कि जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, जो समस्या मैंने झेली है, वो आगे कोई और ना देखे, आगे जनरेशन को इस चीज़ की समस्या ना हो। इसी सोच से मैं UPSC और IAS के तैयारी। माँ ने एक बात तो ज़रूर कहा था कि बेटा सरकारी नौकरी कर लेना, क्या मम्मी ने क्या कहा था? मम्मी हमेशा बोलते थे, मम्मी मजाक में ये भी बोलते थे कि पियून का ही नौकरी हो लेकिन सरकारी होना चाहिए। मम्मी मतलब मेरे को बोले कि अगर तुम्हारा, एक तरह से वो मैसेज था कि अगर तुम्हारा योग्यता उतना ही है तो वही करना, लेकिन सरकारी नौकरी हमको चाहिए। तो मम्मी हंस के ये बोलते थे कि तोड़ा यह सरकारी कौड़ी के छो। तो मैं भी सोचा कि अगर मम्मी का मन है सरकारी ही करने का, तो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ किया जाए, जो IAS का परीक्षा है वो किया जाए। अगर कोई कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। तो उनका भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, और उससे काफ़ी अच्छा, मतलब सबसे कहा जाता है कि देश का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, तो मैंने उसको टारगेट किया और उसको क्वालिफाई। बनने के बाद क्या रिएक्शन था, कैसे आशीर्वाद लिए? पता लगा कि 2 दिन तक मम्मी सो नहीं पाई, मतलब ऐसा उनको खुशी इतना हुआ कि, तो क्या रिएक्शन क्या था उस दिन? बनने के बाद जो है मेरा भाई रिजल्ट सामने ला के लैपटॉप रख दिया, और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। मेरा भाई राम जी मेरे साथ दिल्ली में था। इंटरव्यू के 3 दिन बाद ही मेरी रिजल्ट आ गई। तो मेरी एक नज़र पड़ी, पर मैं फिर से घूम के कुछ और देखने लगा। मैं किसी मित्र से फ़ोन पे बात कर रहा था रिजल्ट के बारे में ही, कि आजकल में पता चला है कि कहीं से रिजल्ट आने वाला है। तो जब मैं एक नज़र देखा तो मैं मुड़ गया। जब मेरी दूसरी नज़र देखी तो मैं देखा कि 1 2 3 4 करके रखा हुआ है, और वो हंस रहा था, कुछ भी मुझे नहीं बोला कि आपका रैंक आ गया है। तो जब मेरी नज़र नीचे पड़ी तो मैंने देखा 54 नंबर पे मेरा नाम है, और हर साल टॉपर का नाम याद होता है, तो रैंक 1 पे नया नाम देखा तो मेरे को लगा नया रिजल्ट आ गया। 54 पे जो मैं अपना नाम देखा, उसके बाद मैं भी बहुत उत्साह से चिल्लाया, शोर किया, थोड़ा बहुत मस्ती की। उसके बाद मैंने पापा जी माँ जी को बताया, और उसके बाद कॉल किया पापा को या? कॉल किया, मैंने पापा को कॉल किया, और इमिडिएटली मैंने पापा जी को बोला, माँ जी को बता दिया। सबसे पहला शब्द पापा का क्या निकला? सबसे पहला पापा का शब्द वही था, खुशी का, कि बाह गर्व हुआ, ये ऐसा पापा जी बोले। और उसके बाद जो है मेरा फ़ोन लगातार 3 से 4 दिन तक बजते रह गया। हज़ारों 2000 मैसेज आए, बहुत सारे इंटरव्यू होने लगे। तो घर मैं नहीं आ पाया, घर 10 दिन बाद आया। और मम्मी, और इतना टाइम भी नहीं मिला कि मम्मी से भी बात करूं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, फ़ोन बंद ही नहीं हुआ, जगह जगह से फ़ोन आने लगे। बनने के बाद कितने किलो मिठाई खा गए होंगे अभी तक? हाँ, बनने के बाद तो मैं बहुत कम मिठाई, मैं थोड़ा मीठा कम खाता हूँ, स्वीट्स वगैरह, लेकिन मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को मिठाई खिलाए। जो अपना पार्टी होता है, मैं अपने सारे मित्र को बुला के जो है थैंक यू पार्टी किया, जितने परिचित थे सबको बुलाया, साथ बैठ के बात किए।
लेकिन विश्वास नहीं हो रहे थे। 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, फिर नींद टूट जाते थे और इतना ज़्यादा कॉल आया कि मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा 2 दिन 4 दिन के लिए, तब जाके मन शांत हुआ। तो एक अलग ही समय था और आज भी अभी तक भी वो चीज़ जो है सिंक इन नहीं हुआ है। अभी भी कभी कभी लगता है कि कैसे हो गया। अभी भी जब ऑफिस जाते हैं तो फील होता है ये चीज़। बहनों का नाम, और आप छोटे हैं या बहन बड़ी हैं, या वो अभी कहाँ हैं, क्या करती हैं? मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। परिवार में माँ पापा के अलावा मेरी 3 बड़ी दीदी हैं। सबसे बड़ी दीदी का नाम है श्रीमती बबली झा, वो जो है होम मेकर हैं, घर में ही हैं। उसके बाद जो है सिम्पी ठाकुर हैं, और वो भी दीदी अपना आगे पढ़ाई कर रही हैं अपना हिंदी से, और घर में ही हैं। और उनसे जो छोटी दीदी हैं वो सीमा मिश्रा हैं, और वो जो हैं बीएड कर रही हैं, टीचर का तैयारी कर रही हैं। और साथ में मैं पर्सनली प्रोत्साहित कर रहा हूँ बीपीएससी करने के लिए। जी। 3 बहनों का एक भाई, कितना प्यारा होगा वो तो आप समझ सकते हैं। जी। झगड़ा कितना हुआ प्यार में बनने के बाद, क्या हुआ, मतलब इन सभी बातों का जिक्र करा। जी, झगड़ा थोड़ा बहुत सबसे छोटी दीदी जो है चंदन दीदी, जो सीमा मिश्रा हैं, उनसे थोड़ा बहुत, चूँकि थोड़ा एज गैप था तो बहुत हम लोग का बचपन में लड़ाई होता था। हम लोगों ने एक दूसरे पे जो है पेपर वेट फेंक के भी मारा मारी किए हैं। और बड़ी दीदी से हमेशा से थोड़ा डर, हालांकि सीनियर थे तो उनसे डर। और छोटी दीदी जो सेकंड जो सिंपी दीदी हैं, उनसे कुछ नहीं। बड़ी दीदी से डर इसलिए नहीं कि वो डराती थी, इसलिए नहीं, लेकिन वो एज में थोड़ी बड़ी हैं तो वो रिस्पेक्ट वाला, हमेशा वो जो बोल देते थे चुपचाप वो करने वाला था। और छोटी दीदी से अपना लाइट ही रहता था हमेशा, तो वही भाई बहन का मजाक रहता था। और दीदी लोग छोटा छोटा चीज़ अगर भाई घर आता था तो खुद नहीं खा के मुझे देना, या जब मैं उनके यहाँ जाता था तो घर में जो भी जितना कुछ हो सके वो देने का प्रयास रहता था। अब बन गए हैं आईएएस, क्या गिफ्ट तीनों बहन के लिए अलग अलग? जी, अब मैं बन गया हूं तो मैं गिफ्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी तक जो है प्रॉपर प्लान नहीं किया था। शुरुआत धीरे धीरे हुई है, कुछ काम बाकी था, पर दीदी लोग के लिए मैंने प्लान किया है। जब मैं उन्हें दूंगा तो शायद आपको भी मैं बताऊंगा। और उसके अलावा जो भी छोटा मोटा काम होता है मैं कोशिश करता हूं कि दीदी लोग को ना करने दूं, मैं खुद ही कर लूं। और वो लोग खुद ही, मतलब छोटा भाई है तो अभी भी भले ही मेरा नौकरी हो गया, वो लोग कुछ भी अगर मैं बोलूं कि दीदी ये ले आता हूं, वो ले आता हूं, तो मना ही करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और तीनों जीजा जी बहुत अच्छे हैं, भगवान की दया से तीनों बहुत खुश रहते हैं दीदी लोग। जी, सबसे बड़े जीजा जी का नाम है धीरज झा, उसके बाद दिवाकर ठाकुर, और छोटे। चलिए मुझे ये बताइए कि खुशी का आंसू किसके किसके आंख से निकला? खुशी का आंसू सबके आंख से निकला, और सभी जितने भी लोग थे, खास के मम्मी और मामा जी, पापा जी, ये लोग बहुत, छोटे मामा हो गए, बड़े मामा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। भाई लोग सब यहाँ पे बहुत इमोशनल थे, सबके लिए खुशी की बात थी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो है सब कुछ अनप्लैंड हुआ, किसी को विश्वास नहीं था, मुझे था, पर ये नहीं था कि इतना बढ़िया रैंक इतने फर्स्ट प्रयास में आ जाएगा। था कि आईपीएस शायद बन जाऊँ, अगले साल आईएएस बन पाऊँ। तो सबके लिए सरप्राइज़ था, बहुत रिश्तेदारों को पता भी नहीं था कि मैं कर रहा हूँ। बहुत को लगता था कि अरे कर रहा है पर कब होगा। तो सरप्राइज़ था, शॉकिंग था, और साथ में खुशी, तीनों मिक्स्ड था। और जब आप सुयोग्य बर्ड ढूंढते हैं कि जो आपके परिवार में जो बहन हैं, बेटी हैं, उनको अच्छे से रखे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर थोड़ा जानने में, समझने में टाइम लगता है। तो नेचुरली उसी तरह घर में भी टाइम लगा। और जो ऐसी कोई कठिनाई बहुत बड़ी नहीं आई। जहाँ तक कि सौराठ सभा का बात है, तो सौराठ सभा का जो सबसे खास बात मुझे लगी, ये लगी कि वहाँ पे ढूंढने का जो था दिक्कत नहीं होता था। लोग, हर तरह के लोग आते थे और अपने अपने लेवल पे, स्तर पे एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर वधू ढूंढ के जाते थे। ये एक बात हो गई। दूसरी, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा समझा सौराठ सभा को, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे दहेज जैसी प्रथा नहीं थी, प्रचलन नहीं थी दहेज जैसी प्रथा के, तो वो भी अच्छी बात थी। तो मैं मानता हूँ कि दहेज जो है बिना सोचे जो है ये एक समाज की कुरीतियाँ हैं, और इसे ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए, और ना प्रमोट करना चाहिए, और इन सब से बचे रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जहाँ पे कि कठिनाई भी होती है देने में। और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं बेटी के लिए तो उसको पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, उसके पढ़ाई में, लिखाई में निसंकोच इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब वो बड़ी हो तो एक अच्छा अफसर बने, एक अच्छा जो है जॉब करें। तो ताकि लड़के वालों को भी जो है एक जो है, जो हर, ये स्वाभाविक है कि लोग गुण देखेंगे, वो कोई भी इंसान रहेगा गुण देख के जो है चाहेगा कि बेस्ट मिले। तो अगर आप बढ़िया जॉब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको अच्छा मिलेगा। आप मेहनत कीजिए और पढ़ाने में पैसा लगेगा।
आपके नज़र में एक लड़की के अंदर जब क्या गुण होना चाहिए खासकर? जब आपकी शादी होगी तो आप क्या ढूंढेंगे? मैंने अभी फ़िलहाल तो नहीं सोचा है। क्या हालांकि- गुण होना चाहिए? चलिए ठीक है, शादी की बात हम साइड कर देते हैं। जी। अगर किसी लड़की का शादी हो रहा है तो उसके अंदर क्या खासियत? जी, लड़की से बेहतर मैं इसे जो है एक व्यक्ति का दोनों तरफ का मैं गुण बताना चाहूँगा, जो दोनों की तरफ होनी चाहिए। एक तो है आप जो है ऑनेस्ट रहें एक दूसरे से, ईमानदारी होनी चाहिए आप दोनों के बीच जो है कोई बात, मुझे जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। एक दूसरे का जो है सपोर्ट करें, एक दूसरे का ख़राब टाइम आता है उसमें सपोर्ट करें, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसी दिन आपका ख़राब हुआ, किसी दिन उनका ख़राब होगा, तो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बन के रहें। और जो है दोनों जब भी रिलेशन बनता है ना, तो मैं मानता हूँ कि एक जो है बेस्ट फ्रेंड का, गांधी जी भी बोले थे कि द हैप्पीएस्ट कपल आर द दोज हु आर बेस्ट फ्रेंड्स। उनका भी ऐसा कमेंट था कि आप अगर सबसे अच्छे मित्र हैं तो आप हर चीज़ पे बातचीत कर पाएंगे। एक और चीज़ मैं जो अपने मैथिली और मिथिला कल्चर जो अमेरिकन कल्चर में नहीं है, यहाँ पे आपको परिवार का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो है दोनों के, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि एक परिवार एक माता पिता, लड़का लड़की के माता पिता को और जो लड़की हैं जो वधू हैं वो लड़का के माता पिता को समान इज्जत दे, माने जो अपने माता पिता को मानते हैं, तो इससे दोनों खुश रहेंगे। ये सब है, बाकी ज़्यादा विचार विश्लेषण पे शायद और गुण ना निकल के आए, ये बेसिक। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। नफरत करते हैं दहेज प्रथा से और कितना प्यार करते हैं एक गुणी जो गुणवान लड़की हैं उनसे? देखा है कि पैसा आता जाता है, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दोनों मिलके बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन पैसा देख के करना और फिर अगर गुण में कुछ रह जाए, गुण व्यवहार में, तो फिर वो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, किसी बड़ के लिए भी सिर्फ ये देख के जाना, गुण में कमी रह जाए तो दिक्कत होगी। तो ये जो है एक जो है बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और मैं पर्सनली हमेशा गुण को प्रेफर करूँगा। और ये सब चीज़ें मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं की, मैं हमेशा सेल्फ मेड में बिलीव करता हूँ। जो भी मैंने आज तक लाइफ में अचीव किया वो हमेशा अपने दम पे और अपने जो है मेहनत पे मुझे ज़्यादा विश्वास है। तो और बहुत अच्छे जॉब में हूँ, पैसा के डिसेंट पैसा मिलता है, और इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि इतने पैसों की भी ज़रूरत हो, एक सामान्य ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया। और मैं पर्सनली भी, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। आप गुण देख के अगर कोई आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बस ये दिखा के या आप ऐसे, तो ये अप्रोच मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि आप जो है गुण पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें टाइम के साथ आती जाती रहेगी, लेकिन ये एक जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर। कितने दिन बच गए हैं शादी के? हाँ, शादी के तो अभी कहना मुश्किल है। भैया, कुछ बड़े भैया बाकी हैं, बड़े भैया लोग के होने के बाद, और मैं पर्सनली भी कुछ दिन जो है अपने थोड़ा खुद मम्मी पापा ऐसे और परिवार के जिम्मेदारियां को अभी साइड रख के थोड़ा काम सीखना और बेहतर काम करना चाहूँगा। तो 3 से 4 साल में भी, जैसा कि परिवार में चर्चा चल रहा है, तो 3 से 4 साल कम से कम, उसके बाद कोई। लंबा वक्त नहीं लग रहा है? नहीं, लंबा वक्त नहीं है। मैं यहाँ तो देखा गया है कि सिर्फ नौकरी के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, नौकरी के लिए ही मतलब शादी रोक के रखे हैं। इतना बड़ा पद मिल गया, इतना बड़ा नौकरी आप कर रहे हैं, फिर भी 4 साल इंतज़ार करना मतलब? मेरा कभी ऐसा अप्रोच नहीं था, मुझे था कि नौकरी जल्दी से जल्दी लेना है, और ये वाले विचार भी मन में कभी नहीं आए कि जॉब लग जाएगी तो शादी होगा। शादी मुझे लगता है कि एक सामान्य जो है, आप सेटल हो ले पहले, सब कुछ हो जाए। और ख़ास करके माँ जी का विचार है कि जो भी आएंगे घर में उससे पहले पूरा जो है अरेंजमेंट होना चाहिए, तो वो माँ जी का विचार है, मैं भी उसमें सहमत हूँ। और बाकी कुछ टाइम मैं अभी जैसा बताया कि मैं जो है अपने काम सीखने में और अपने आप को और बेहतर बनाने में एक अच्छा अवसर बन सकूं, उसमें मैं बिताना चाहूँगा। उसके बाद जो है थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर रह के, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे बात हो जाते हैं, तो अभी काम सीखने में और काम करने में एक परफॉर्मर की तरह मैं देना चाहूँगा। उसके बाद जो है ये सब। एक IAS अधिकारी के मैसेज में अगर किसी लड़की का गुलाब आ जाता है तो क्या करेंगे? जी, कैसे जवाब देंगे, या फिर
आपके जीवन में भी कोई प्यार नाम का चीज़ होगा, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा, तो कैसे करेंगे? मैं बॉयज़ स्कूल से पढ़ा था और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में तैयारी के दौरान मैं काफ़ी ये था, तो ऐसा कुछ मैं इन्वॉल्व नहीं था। और अभी बहुत ऐसा कुछ मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ मतलब मैं रिलेशनशिप में नहीं था। और अभी बहुत सारे जो हैं आते हैं, रिश्ते आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, पोस्ट पे कुछ लिख दिए, तो काम की व्यस्तता में कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाती है बिल्कुल भी। जब आप काम करने लगते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि आप जो है काम के अलावा कुछ करें। तो शायद जो है इस चीज़ से एक जो है, जब आप बिजी होते हैं तो इन सब चीज़ों में आप उलझ ही नहीं सकते हैं, आप चाहें नहीं चाहें। गुलाब तो लाल होता है, नज़र तो पड़ जाएगा आपका अगर जी पड़ जाए में भी, लेकिन कुछ रिस्पांस मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, और जब सही टाइम आएगा तो पूरे परिवार के साथ बातचीत करके इस पे निर्णय लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुंद ठाकुर जी। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 40 मिनट से ऊपर का इंटरव्यू हुआ है और विभिन्न सवालों का आज तक जो सवाल घर से जुड़ा हुआ हो, परिवार से जुड़ा हुआ हो, पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, नौकरी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सभी सवालों पर इन्होंने जवाब दिया है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात, भारत उदय समाचार देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब पर, और फेसबुक पेज ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और भारत उदय समाचार का भी, जो जिस प्लेटफॉर्म से मुझे बातचीत करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।